मैं हूं डॉक्टर अलका, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यानी निसंतानता का इलाज करने वाली डॉक्टर। हमने यह तो समझ लिया कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे रुकती है और कब रुकती है। तो अगला सवाल मन में यह आता है कि किसी किसी दंपति को ये संतान पाने में इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ती है, प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है। तो जब इस प्रोसीजर को हम डिटेल में समझेंगे तो हमें ये सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो सबसे पहली और बेसिक चीज़ अपने को समझनी है वह यह है कि एक महिला का और पुरुष का शरीर जो है वो कुदरत ने बिल्कुल अलग अलग तरीके का बनाया है। तो जो पुरुष है उसका उम्र से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, परंतु एक महिला के माँ बन पाने का उसकी उम्र से डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे एक महिला की उम्र बढ़ती जाएगी उसका बच्चा रुकने का पॉसिबिलिटी कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पुरुष के शुक्राणु हैं वो हर रोज़ नए बनते रहते हैं, तो इसलिए वो जब नए नए आते ही रहेंगे तो उनका उम्र से प्रभाव नहीं हो रहा है। परंतु एक महिला जब जन्म लेती है तो उसके 2 अंडाशयों के अंदर कितने अंडे पूरे जीवन में रहने वाले हैं यह फिक्स हो जाता है और उसे ओवेरियन रिजर्व का नाम दिया गया है। तो जो ये अंडे लेकर के वो पैदा हुई है, जैसे ही उसके पीरियड्स आने शुरू होते हैं तो इन अनगिनत अंडों में से, जिनकी संख्या करीबन 1 मिलियन 2 मिलियन हर महिला की अलग अलग हो सकती है, उतने अंडों में से करीबन 10 से 12 अंडे जो हैं वो बनने शुरू होते हैं। परंतु महिला इस तरह से नहीं बनी है कि एक बार में 4, 5, 6 बच्चे रख सके, जैसे कि बाकी के एनिमल्स में पाए जाते हैं, बिल्लियों में, कुत्तों में। इस तरह से वो नहीं रह सकती है। तो इसलिए इन 12-15 अंडों में से केवल एक ही अंडा है जो पूरी तरह से मैच्योर हो पाता है, और जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो वो फूट करके फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब इसी वक्त अगर उसे एक स्वस्थ शुक्राणु मिलता है जो उस अंडे के खोल को भेद करके उसके अंदर जा सके तो ही गर्भ रुक पाता है। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, एक पूरे महीने में एक अंडा बनता है और उसका जीवन काल भी बहुत लंबा नहीं होता है। बच्चा रुकने की नज़र से अगर हम देखें तो वो करीबन 12 से 24 घंटे का ही समय सबसे उचित है। एक अंडा ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक जीवित रह सकता है, परंतु अगर उसे शुक्राणु मिले और सही समय पे मिले तो ही वो भ्रूण बना पाता है। फिर वह भ्रूण जो है वो किस क्वालिटी का बनता है, वो अच्छी तरह से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो वहाँ से फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ बच्चेदानी के अंदर पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, बच्चेदानी के अंदर पहुँच जाता है तो वो अपनी जड़ जमा पाता है कि नहीं पाता। ये सारी जो एक प्रोसीजर्स हैं ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो ये मान करके चलिए कि हमने 10 बीज ज़मीन में डाले, बहुत अच्छी ज़मीन हमने तैयार करी थी, बहुत अच्छे बीजों का भी चयन हमने किया था। तो क्या ये कह सकते हैं कि हाँ, वो पूरे के पूरे 10 बीज ही पूरी तरह से फलने फूलने लायक ही बड़े हो ही जाएंगे? ऐसा नहीं होता है ना। पर कोई एक बीज ऐसा होगा ही होगा उनमें से जो पूरी तरह से अपने आप को विकसित कर पाएगा, अच्छी तरह से फलने लायक है तो फलेगा, अगर फूलों का है तो फूल देगा। तो यह जो प्रोसीजर है कि अंदर डाल दिया, अब वो अंकुरित होगा कि नहीं होगा, अंकुरित हुआ तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ या थोड़ा बड़ा होकर के वो आगे बढ़ना बंद हो गया, मुरझा गया, या उसको और कोई बीच में प्रॉब्लम आ गई तो वो और आगे नहीं बढ़ पाया, कीड़ा लग गया तो नहीं बढ़ पाया। तो जैसे हम फसल को देखते हैं ना, ऐसे ही हमें एक भ्रूण को देखना पड़ेगा कि एक तो भ्रूण के बनने का ही प्रोसीजर अपने आप में काफ़ी जटिल रहता है, और फिर वो जब बन भी जाता है तो उसकी क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर वह फैलोपियन ट्यूब के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि वो उसको अपने अंदर आगे बढ़ने देती है कि नहीं बढ़ने देती है, उसको एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर मिल पाता है कि नहीं। फिर बात आती है बच्चेदानी की, कि जो बच्चेदानी है वो एक ज़मीन के बराबर है।
कि वो ज़मीन जो है, जो आया हुआ बीज है, उसके लिए कितनी स्वस्थ तरीके से तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारी जो बातें हैं वो निर्भर करती हैं कि एक अच्छा भ्रूण जो बना है उसे अपने अंदर जब गर्भाशय बढ़ने देगा तो ही वो पूरी तरह से विकसित हुआ बच्चा आगे बन सकेगा।